मेरा नाम गुंजन है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे। लेकिन मुझे सपने देखने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, जो मैं सारी ज़िंदगी भूल नहीं सकती। मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसे भी कर सकता है जो मेरे साथ हुआ। मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ ये सब कुछ ना होता, जिसे सुनकर लोगों की आत्मा भी कांप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 4 बहन भाई थे। बाबा किसी की दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थीं। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी सी थी, लगभग 6-7 साल की। इसलिए मुझे बिल्कुल एक धुंधले सपने की तरह अपनी ज़िंदगी याद है। मेरी एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई छोटा था। घर में खाने पीने की भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक एक या फिर कभी कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था, जिसमें जाने की जिद हम बहन भाई कर रहे थे। हमारे बाबा ने हमें सख्ती से जाने से मना कर दिया था, लेकिन हम नहीं माने और अपनी अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोते हुए देखकर पिघल गया था। न जाने वो कौन सा दिन था, लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मैं अपनी अम्मा और बाकी 3 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई, लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीजें देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी कि अम्मा मुझे झूला झूलना है, तो मैं भी कहने लगी अम्मा हमें जलेबी खानी है। तो मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई हूँ, मेले की रौनक देखो और जल्दी चलो घर चलते हैं। अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गईं, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। और फिर अम्मा ने अचानक कहा चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। ये कहकर अम्मा तीनों बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगीं। मैं छोटी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं था। मैं अम्मा को आवाजें देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई थी। अम्मा, मेरे बहन भाई मेरी नज़रों से सब ओझल हो गए थे और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने अम्मा को बहुत आवाज़ें दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो कहीं अम्मा नजर आई, ना ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं बड़ी बुरी तरह से रो रही थी कि थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आई और पूछने लगी यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई हैं। तो वो औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैंने ये बात सुनी तो रोना बंद कर दिया और उनके साथ चल पड़ी। वो औरत मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं खुश हो गई और मैं खाना खाकर दूध पी पिया और वहीं लेट कर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता भी करवाया। कहने लगी कि ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। नए कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया था। मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो, मुझे अम्मा के पास ले चलो। तो वो कहने लगी मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खैर खबर नहीं मिलती तो मेरे पास ही रह लो। मैं ये सुनकर खामोश हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएंगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह मैं आंटी के पास ही रहने लगी। मुझे वहाँ पर कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन एक और अंकल आंटी वहाँ पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से मना कर दिया है। वो कहती हैं कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं गुंजन का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर के जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। मैं अकेली थी, इसलिए मुझे भरपेट खाने को रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था।
पहले पहल तो मुझे अम्मा बाबा की और अपने बहन भाइयों की बहुत याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भूलने लगी और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए बाबा शहर से माल लाकर गांव की दुकानों पर सिलाई करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थीं। गांव की बहुत सारी औरतें वो कपड़े लेने के लिए हमारे घर आती थीं। अम्मा ने उनको बताया था कि ये गुंजन है और हमारी बेटी है, इसको हमने एक अनाथ आश्रम से लिया है। अम्मा की ये बात सुनकर सब औरतें मेरी अम्मा की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी भी अनाथ आश्रम से नहीं लाया गया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। और फिर मुझे मेरी अम्मा की फिर से याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अम्मा अपनी सगी माँ से नफरत करने लग गई थी। मेरे नए मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लग गई। अम्मा सारा दिन घर के काम और कपड़े बेचने में बिजी रहती। बाबा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे ये लोग क्यों अपने साथ अपने घर लाए थे। मुझसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे। दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते। वो मुझे अपनी बेटी बनाकर ले तो आए थे, लेकिन बेटियों वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चला कि इन लोगों की शादी को 15 साल गुजर गए थे। इसके बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। इसीलिए ये मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह समय गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपनी बिजी जिंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में बिजी रहने लगी थी। मेरे बाबा गुस्से के बहुत सख्त थे और अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांट देते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ा करती थी। हाँ, बाबा का सारा गुस्सा अम्मा पर ही निकलता था और अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती। वो मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं ये सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर ये मुझे यहाँ क्यों लाए। शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शहर भेज दें। लेकिन बाबा कहने लगे, हमारे घर में बेटियां इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें और आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा बाबा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन बाद बाबा ने महसूस किया कि मैं अब उदास रहने लगी हूँ, तो वो मेरी उदासी की वजह जान गए। वो समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि मैं खाना पीना भी कम कर दिया था और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो बाबा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैंने बाबा से वादा कर लिया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया जिसके पास से वो मुझे अपने घर लेकर आए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो गई थीं, लेकिन अभी तक वो अकेली ही रहती थीं। उनके कामकाज करने के लिए घर में नौकर चाकर मौजूद थे। वो 24 घंटे घर पर बस अकेली ही रहती थीं। वहाँ रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन शादीशुदा बे औलाद जोड़ों को औलाद की ज़रूरत होती है, उन्हें कहीं ना कहीं से आंटी बच्चे लाकर दे देती हैं। मुझे हैरत होती थी कि ये बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे, और मैंने एक बार अपने मन में मचलता ये सवाल आंटी से पूछ लिया। मेरे सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गईं, फिर कहने लगीं, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते और वो अनाथ होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास पहुँचा देते हैं। या फिर आजकल का ज़माना ख़राब है, लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं, तो वो अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार देना चाहती हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है, तो मैंने समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी, वो बच्चा तुम मुझे दे देना। बदले में मैं बच्चे की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की ज़िंदगी भी बच जाती है और बे औलाद जोड़ों का भी भला हो जाता है। आंटी की ये बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती हैं। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में भी बहुत होशियार थी। अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लग गई। कॉलेज से जब वापस घर आती तो उनके ऑफिस में काम करती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और फिर अपने कमरे में चली जाती। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर सिर्फ 3-4 बार ही गई थी, क्योंकि बाबा 2-3 हफ्तों बाद शहर का चक्कर लगाते थे तो मुझसे मिलने आ जाते थे। वो हर महीने कुछ पैसे भी मुझे दे देते। लेकिन जब आंटी
ने भी मुझे मेरे काम के पैसे देने शुरू कर दिए तो फिर मैंने बाबा से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, चलो ये पैसे मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कमेटी डाल दूंगा। मैं बाबा की बात पर खामोश रही। मैं बाबा का मतलब समझ गई थी, लेकिन मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोट्स के सिलसिले में उससे मेरी बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए रोज का साथ था, और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम समीर था। समीर का संबंध एक अमीर घराने से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। समीर कहने लगा, मेरे मम्मी पापा पुरानी सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। समीर की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब से डर सता रहे थे। मुझे उसके घर वालों की तरफ से ही डर लगा हुआ था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या तो मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी समीर से फ़ोन पर बात करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया था। एक दिन वो मुझसे पूछने लगी कि रात के समय किससे बात करती हो, कहीं कोई लड़का तो नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे तुम्हारी दोस्ती हो गई है। तो मैंने आंटी से कहा कि वो मेरा क्लास फेलो है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वो लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाज़त ना दें। मैंने आंटी से कहा कि समीर मुझसे शादी करना चाहता है। तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वो तुम्हारे सामने ही आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर भी शुरू होने वाले थे। इसीलिए मैंने ये सब बातें सोचना छोड़ दी थीं और अपनी पेपर्स की तैयारी में मगन हो गई थी। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थीं। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वो किसी से कह रही थीं कि गुंजन को जिस गांव के मेले से मैं लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है जो गुंजन के असली माँ बाप को जानती है। ये सुनकर मैं छुपकर वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या कहेंगी। लेकिन जो मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आंटी फ़ोन पर किसी से कह रही थीं कि गुंजन को मैंने आगे अपने जानने वाले एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी है, जबकि वो अब जवान हो चुकी है और अब मेरे ही पास काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा कली है, क्यों ना मैं इसे किसी ऐसे के हाथों बेच दूँ जहाँ से मुझे भी फ़ायदा मिल सके। ये सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर वो एकदम से चौंक गई थीं। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वो कहने लगी, अगर तुमने मेरी बातें सुन ली हैं तो ये भी सुन लो, जो मैं कह रही थी वो सब सच है। तुम्हारे अम्मा बाबा ने मुझसे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा अभी बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वो रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं। मैं ये सुनकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई और उनके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा कुछ ना करना, मैं सारा पैसा आपको दे दूंगी। फिर दूसरे दिन बाबा मुझे लेने आ पहुंचे तो मैंने आंटी के सामने बाबा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक इनको नहीं दिए। बाबा ये सुनकर हैरान हो गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब कैसे पता चला। तो मैंने उन्हें सब बता दिया। बाबा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे दे चुका हूँ, अब आप किन पैसों की बात कर रही हैं, और ये सब बातें आपने गुंजन के सामने करने की क्या ज़रूरत थी। तो आंटी कहने लगी, जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो ये उस समय बहुत छोटी सी थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे और तरीके से भी कमा सकती हूँ। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बाबा भी गुस्से में आ गए। कहने लगे, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूंगा। जो भी काला धंधा आप करती हैं सब कुछ पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुनना था कि आंटी थोड़ा डर गई थीं। मैं भी हैरान होकर बाबा का मुंह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे ये लोग। बाबा कहने लगे कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब आपके पास ये नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर बाबा को समीर के बारे में सब बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला बैठी है। बाबा ये सुनकर और भी गुस्से में आ गए और मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बता दिया
तो अम्मा मुझे मारने लगीं और बाबा से कहने लगीं, मैंने कहा था ना कि किसी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। देख लो, ये लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। बाबा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर ये हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने इसका बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब ये भी देखेगी कि मेरी नाक कटाने का क्या अंजाम भुगतेगी। ये कहकर बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, क्योंकि सारी जिंदगी मैं अपने सगे माँ बाप को बुरा भला कहती रही और ये सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि वो बेचारी आज तक मेरे लिए तरसते होंगे। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था, जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा तो होता ये लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरे अम्मा बाबा कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई भी असर नहीं हुआ और बाबा ने ना जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, अपने बाबा के हाथ जोड़कर विनती की कि मैं समीर से बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे साथ यूं जोर जबरदस्ती मेरे मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर तो पुराने ख्याल के मेरे बाबा और भी गुस्से से दहाड़ उठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं लड़खड़ाकर गिरी थी। कहने लगे, जहाँ तेरी शादी तय हुई है वहीं तेरी शादी होगी और शादी के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। हम पहले भी बेऔलाद थे और तुझे इस घर से भेजने के बाद बेऔलादी की जिंदगी जी लेंगे। और बाबा ने जो कहा था उसके अनुसार 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी तय कर दी। समीर का प्यार दिल में दफन करके मैं नैतिक की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। नैतिक का संबंध बहुत गरीब घराने से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। नैतिक उम्र में मुझसे डबल था, देखने में भद्दी शक्ल सूरत का था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पता नहीं मेरे अम्मा बाबा ने क्या देखकर मेरी शादी नैतिक से कर दी थी। उनकी अपनी सगी बेटी होती तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना करते। उन्होंने तो न जाने मुझसे कौन सा बदला लिया था जो मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। मेरी सास बिल्कुल एक रिवायती सास थी, जो हर वक्त उसके मुंह से कुछ न कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरा दिमाग खराब कर देता। कभी वो मुझे बदकिरदार और बदतमीज होने के ताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में कीड़े निकाल कर मुझे जलील कर देती। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से वो मेरे साथ और भी बुरा रवैया रखती थी। अपनी माँ की तरह नैतिक भी बददिमाग और जाहिल आदमी था। अगर वो दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे धीरे मैं उसे अपना पति स्वीकार कर लेती। शादी के शुरू में तो मैंने समझौता करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन नैतिक अनपढ़, जाहिल, गवार और पुरानी सोच का मालिक था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर घर में बैठ जाती तो कहता, वो मुझ पर शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो, जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही हो, शरीफ औरतों के ये लक्षण नहीं होते। उसकी ये बकवास सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना अब बिल्कुल बंद कर दिया था। अब तो धीरे धीरे नैतिक ने मुझ पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वो अपनी माँ के भड़काने में आ जाता और मुझे बुरी तरह पीट दिया करता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी माँ के कहने पर नैतिक ने मुझे डंडों से पीटा था। मेरे अंदर गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी थी। मैंने गुस्से के मारे नैतिक के हाथ से डंडा छीन लिया और जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर मुझसे आज के बाद पंगा लिया तो मैं ये डंडा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बहुत सह लिया मैंने तुम लोगों के जुल्मों सितम को। आगे से मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो। मैं इतनी जोर से चीखी थी कि नैतिक और उसकी माँ सहम गए थे। मैं घायल शेरनी की तरह बिखरी पड़ी थी। मेरी सास मेरा ये रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया था, क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब नैतिक की माँ ने उसे भड़काना बंद कर दिया तो वो भी कुछ ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आपको अब कमरे तक ही सीमित कर लिया था। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना ही मैं उन लोगों से कोई बात करती थी। एक दिन मैंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी ही मौका भी मिल गया, क्योंकि मेरे सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं खराब तबीयत का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैंने अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और उसी शहर चली गई जहाँ मैं पढ़ती थी।
वो शहर और वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधी अपनी एक दोस्त के घर गई थी। मेरी दोस्त ने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं 1 डेढ़ हफ्ता उसके घर रही, फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वो जॉब मुझे आसानी से मिल गई थी। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैं एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस भी नैतिक के घर भिजवा चुकी थी, क्योंकि मैं जानती थी नैतिक जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इस शहर में आई तो समीर की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब से शादी हुई थी मैंने नैतिक से सारे संबंध खत्म कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैं अब समीर के बारे में सोचना भी पाप समझती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं समीर को दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि समीर से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं, वो भला मुझे क्यों प्यार करेगा और मुझे क्यों अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ रुक जाते थे। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वो मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो उस समय वो विदेश में थे। इसी वजह से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि ये कंपनी बिल्कुल नई है और एक यंग लड़का इसका ऑनर है जो बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही उससे इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मुझे ये भी पता चला था कि मेरे बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घराने से था और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर खुशी हुई कि हमारे नौजवान अब भी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर मैच्योर हैं। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि नैतिक जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। मैंने ना तो अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट किया था, ना ही उस आंटी से, क्योंकि मैं जानती थी वो सब लोग ही मेरे साथ वफादार नहीं थे। इसी वजह से मैं बस अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने लिए कोई अच्छा फैसला करना चाहती थी। कुछ दिन बाद बॉस ने मुझे दोबारा ऑफिस में बुलाया और कुछ नए काम मेरे हवाले कर दिए। मैंने अपना बेस्ट देते हुए काम बहुत ही अच्छे तरीके से निपटाया था। मैंने सारा काम करके बॉस के सामने रख दिया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने साथ लंच की ऑफ़र की। मैं कुछ हिचकिचा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा तुम मुझे अपना छोटा या बड़ा भाई समझ लो, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ लंच करेंगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मुझे अपने दोनों भाई याद आ गए जो सालों पहले मुझसे बिछड़ गए थे। मैं बॉस के साथ लंच पर चली गई। उस दौरान उन्होंने मुझे मेरे बारे में पूछा तो मैंने अपने बारे में उन्हें शॉर्ट में थोड़ा सा बता दिया। लेकिन वो कहने लगे पता नहीं क्यों आपसे मुझे एक अपनापन सा महसूस होता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दीदी कहकर पुकार सकता हूँ। मैंने खुशी से उनको इजाज़त दे दी। उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन नंबर भी लिया और कहने लगे जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बिना झिझक कॉल कर लेना। उस दिन के बाद कभी कभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाती थी। और फिर एक दिन जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो मैं ऑफिस नहीं गई। मुझे कॉल आई, वो कहने लगे कि मैं आपके हॉस्टल के बाहर बैठा हूँ, आप जल्दी से आ जाएं, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने पहले तो उनको मना किया मगर वो नहीं माने। फिर मैं नीचे उतर आई। मैं उस समय बहुत ही तेज़ बुखार में थी। वो अपनी कार में मौजूद थे, मुझे क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। वापसी पर उन्होंने मुझे खाने की ऑफ़र की। खाना खाने के बीच बातों बातों में उन्होंने मुझसे अपनी फैमिली का जिक्र किया तो बताने लगे कि उनका संबंध एक गांव से है। वो 4 बहन भाई हैं। उनके माँ बाप का देहांत हो चुका है, बहन की शादी हो गई है और बड़ा भाई भी शादीशुदा है, इसलिए वो शहर में अकेले ही रहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी बहन और भाई से मिलने उनके घर जाते रहते हैं। मैं उनकी बातें सुनकर कुछ सोच में पड़ गई और उनसे पूछने लगी आपकी कितनी बहनें हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 बहनें हैं, मगर मैं सिर्फ एक से मिलता हूँ, क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उनका नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो देव था और हम उसे बचपन से देबू कहकर पुकारते थे। जब मैंने उनको देबू कहा तो वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे आप मेरी बहन गुंजन दीदी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई के गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी।
मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया, जब तुम खो गई थीं तो अम्मा बाबा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मगर जब तक जिंदा रहे वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए हुए इस दुनिया से चले गए। मैंने देव से बड़ी बहन और भाई का पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया। मैंने कहा, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। देव ने कहा, भाई इसी शहर में रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूंगा। वो सभी इसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को, और मेरे लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसने धन्यवाद किया भगवान का कि मैं उसे मिल गई। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया, कहने लगा, अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। देव ने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बता दी और दीदी को फोन करके बड़े भाई के घर पर ही बुला लिया। वीकेंड पर मुझे लेकर गया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थीं, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। और जब एक दिन मेरे भाइयों ने मुझे मेरी आगे की जिंदगी के बारे में पूछा कि मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर पर सेटल हो जाऊं, मेरे दिमाग में फिर से समीर का ख्याल आया था। मैंने देव से कहा कि मैं बस एक बार समीर से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों दिल में उम्मीद बसी हुई थी कि शायद अब भी समीर मुझसे मोहब्बत करता होगा, और इसी उम्मीद की आस पर मैं समीर से मिलने चली गई थी। वो अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल किया। कॉल करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मैंने हिम्मत करते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। मेरी आवाज़ सुनकर वो खुश हो गया था। मैंने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था। एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी खुश हुए थे। समीर की आंखों में भी चमक आ गई थी। कॉफ़ी के दौरान मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी और फिर तलाक की बात सुनकर पता नहीं समीर के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई। वो कहने लगा, दरअसल मेरे माँ बाप ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिन में मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि समीर एक शादीशुदा और फिर उसके बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी अपने दिल के जज्बातों को थपक कर सुला दिया। जब समीर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोकती। मेरी बहन और भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जोर डाला कि मैं शादी कर लूं, लेकिन अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती। सबके लाख मनाने पर भी मैं नहीं मानी थी, और फिर मेरी दीदी और दोनों भाइयों ने मेरी जिद के आगे हथियार डाल दिए। कुछ ही समय बाद हम सबने मिलकर देव की शादी की थी। शादी का ये फंक्शन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार फंक्शन रहा था, क्योंकि इस फंक्शन में मेरा परिवार मेरे साथ था। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, बस अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। शायद मैं समीर को अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ और ना ही कभी निकाल पाऊंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समीर को भुलाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर समीर के प्यार को दिल में बसाए यूं ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी राय ज़रूर देना। इस कहानी को लाइक भी ज़रूर करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।